साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं कांग्रेस के नेता जिनका नाम है प्रवीण प्रकाश, और इनका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड बता दें कि 1994 के आईएएस रह चुके हैं और 7 साल नौकरी रहते हुए बीआरएस ले चुके हैं और कांग्रेस पार्टी में लगातार अनवरत काम भी करना शुरू कर दिए हैं और आंध्र प्रदेश के लिए पूरा इन्होंने अपना सेवा दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल है प्रवीण जी कि जिस तरीके से आप तो सरकारी सेवा दिए हैं और करके आए हैं आंध्र प्रदेश में, आपके लिए एक चुनौती भरा रहेगा जिस तरीके से राजनीति से लोग भागते हैं, राजनीति को लोग गंदा समझते हैं, लेकिन एक आप आईएएस अफसर होते हुए भी बीआरएस ले ली जबकि आपकी नौकरी 7 साल थी। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपको नौकरी त्याग कर राजनीति में कदम रखे? जब मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो हम लोग जब गवर्नमेंट में ज्वाइन करते हैं, हमारा देश तो एक सोशलिस्ट कंट्री है, तो हमें जो भी गवर्नमेंट में काम करने वाले हर एक कर्मचारी का ये कर्तव्य होता है कि एक तो ऑनेस्ट रहे और कॉन्फिडेंस लाए लोगों में कि हम ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं हैं जिससे साथ रहने से कहीं ना कहीं करप्शन हो जाए। तो हम लोग का ये कर्तव्य रहता है कि अमीरों से, कॉन्ट्रैक्टर्स से, बिल्डर्स से, इनसे थोड़ा दूर रहो। यानी कि दूसरे शब्दों में प्राइवेट लोगों से हम थोड़ा दूर ही रहते हैं, गरीबों के साथ रहते हैं या फिर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ही रहते हैं। तो मेरे 30 साल में मेरी केवल सारी दोस्ती आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से ही रही आंध्र प्रदेश में। तो जब मेरे वहाँ पर 2024 के बाद जब चंद्रबाबू नायडू जी मुख्यमंत्री बने तो उन्हें कुछ गलतफहमी हो गई मेरे बारे में। जब उन्हें गलतफहमी हो गई तो मुझसे वो गुस्सा हो गए। तो जब कोई मुख्यमंत्री किसी आईएएस अधिकारी से गुस्सा होता है तो जाहिर है कि बाकी आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं कि भाई अगर इनके साथ दिखाई दिए तो मुख्यमंत्री तो इनसे गुस्सा हैं, मुझसे भी गुस्सा हो जाएंगे। तो मैं विजयवाड़ा में और किसी को जानता नहीं था, मैं विजयवाड़ा में रह रहा था, मुझे बहुत अकेलापन लगा। मुझे लगने लगा मुझे अपने घर वापस जाना है, मुझे जहाँ मेरे माता पिता रहते हैं, जो मेरा निवास स्थल है, मुझे वहाँ वापस जाना है। और मैं वाराणसी वापस आ गया 2024 में। अच्छा, एक बात बताइए कि 24 में जिस तरीके से चुनाव हुआ और ये बैसाखी पे केंद्र की सरकार भी चल रही है और आप 27 की रणनीति बनाने के लिए बनारस में भी आ चुके हैं और कदम भी लगातार बढ़ा रहे हैं और विधानसभा की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से आप एक सरकारी सेवा दे कर आए हैं तो आम पब्लिक को कैसे समझाएंगे? क्योंकि बहुत सारे अधिकारी जो होते हैं आम पब्लिक से मिलना बहुत कठिन उनके लिए होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर ये सोचते हैं कि 100-200 लोग हैं तो उसमें से 2-4 लोग आ जाएं हमसे बात कर लें, तो हजारों लोगों को कैसे हैंडल करेंगे? सबसे बड़ा ये आपके साथ एक चुनौती होगी है। मैं अपने अंदर इसको एक नया अध्याय मानता हूँ, एक नया एरिया मानता हूँ। जैसे एक्स और वाई एक्सेस बोलते हैं मैथ्स में, तो एक्स एक्सेस अगर मेरा आईएएस की जर्नी एक्स एक्सेस है तो ये वाई एक्सेस है। मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ और मैं 3 लोगों को अपना टीचर मानता हूँ इस एरिया में। मैं अजय राय भैया को, राघवेंद्र चौबे भैया को और वकील भैया को, तो पिछले 1 साल से 1.5 साल से कॉन्स्टेंटली उनसे सीख रहा हूँ। फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि 30 साल का पब्लिक लाइफ का एक्सपीरियंस है तो चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं, कनेक्ट होता है, तो अपने आप कनेक्ट करके सीख करके, जैसे कोई डॉक्टर विदेश में पढ़ाई करके वापस आता है, बोलता है मैं अपने यहाँ ठीक है अपने इंडियन कंडीशंस में अडॉप्ट करके उसकी अपनी डॉक्टरी करूँगा। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट वापस आता है, मैंने भी पब्लिक गवर्नेंस 30 साल सीखा है, मैं भी आके उसको वाराणसी के लिए अगर यूज़ करना चाहता हूँ जितना मेरी क्षमता है और जितना मेरे को मौका मिलता है। तो उस तरीके से मैंने भाई एक आईएएस में तो आप सारे डिपार्टमेंट में बहुत क्लोजली काम करते हो, ज़मीन पे काम करते हो, नगर आयुक्त की तरह काम करते हो, डीएम की तरह काम करते हो, कमिश्नर की तरह काम करते हो। तो चाहे नगर निगम हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, टूरिज़्म डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, तो ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर मैंने नहीं अब सोचा है
इस एरिया में काम नहीं, जब हम काम करते हो तो कॉन्स्टेंटली सोचते भी रहते हो कैसे इम्प्रूवमेंट किया है, तो सारे मॉडल तो मेरे दिमाग में हैं ही ना। उसको, उन मॉडल्स को आंध्र प्रदेश की जगह उसको बनारस के परिप्रेक्ष्य में उसको अडेप्ट करना है। ऐसे एक बात बताइए कि देश में तो बहुत सारी राष्ट्रीय पार्टी हैं, लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि आप कांग्रेस क्यों चुने, और विश्व की नंबर 1 पार्टी इसमें भारतीय जनता पार्टी है। लगातार डंका बजाए जा रहे हैं लोग कि हम ही हैं तो सर्वोपरि हैं, तो आप कांग्रेस को चुने, भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं चुने? देखिए, हर एक देश में, हमारे देश के साथ साथ हर एक देश में 2 तरह की आइडियोलॉजी होती है। एक आइडियोलॉजी होती है कि कोई भी सिटीजन हो इंडिया का, चाहे बाय बर्थ हो या 10-12 साल रहा है नेचुरलाइजेशन से, जैसे ही वो देश का सिटीजन बना, देश लेटर एंड स्पिरिट में उसका भी उतना ही है जितना सबका है। यानी कि देश एक, आप सोचें तो एक खौलता हुआ पानी है एक पतीले में, और जो गिर रहा है सब उसमें समा जा रहा है, सब समा जा रहा है, सब समा जा रहा है। और एक आइडियोलॉजी होती है कि ठीक है, लेटर में तो सबका है, पेपर पे तो सबका है, बट एक्चुअल तो उन्हीं का है, बाकी गेस्ट हैं, बाकी उन्हीं का है जो कि मेजॉरिटी में है। तो अब मैं कहूँ ये सही है वो गलत है, अगर ये सही है वो गलत है, तो दोनों आइडियोलॉजी 100 सालों से कैसे चल रही है हमारे देश में और बाकी देशों में? तो शायद दोनों आइडियोलॉजी अब अपने अपने जगह पे, मेरे को ये आइडियोलॉजी अच्छी लगती है। अच्छा, एक बात बताइए कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में क्या रहा राजनीति को लेकर, क्योंकि आप तो सेवा दे चुके हैं, सरकार को दे चुके हैं, तो राजनीति जब एक ठो मन होता है, जब आदमी युवा रहता है, स्टूडेंट लाइफ जीता है, तो एक ठो अलग उसके सोचने का जो क्षमता होता है अलग होता है। तो आपका लाइफ स्टाइल या लाइफ में अगर स्टूडेंट में थे तो उस समय क्या था? किसी पार्टी से आप जुड़ना चाह रहे थे उस समय, या बीआरएस लेने के बाद से कांग्रेस में, तो इस तरीके का क्या है कुछ? देखिए, जब मैंने यूपी बोर्ड के स्कूल से तैयारी की, मैं पढ़ाई की, तो उन ज़मानों में 8th में भी बोर्ड का एक स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ करता था। 10th में हाई स्कूल एग्ज़ाम, 12th में बोर्ड का एग्ज़ाम, और 8th में पूरे बोर्ड के सारे स्टूडेंट्स एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। तो मेरी उस समय उत्तर प्रदेश में फर्स्ट रैंक आई। जैसे ही फर्स्ट रैंक आई, पूरे सिस्टम में प्रेशर, 10th में रैंक लानी है, 12th में रैंक लानी है, पेरेंट्स, प्रिंसिपल, टीचर्स, प्रवीण, पढ़ाई करनी। तो मैं तो राजनीति तो छोड़ दीजिए, आईएएस क्या करता है वो भी मुझे नहीं मालूम था। आईएएस में आने पहली बार मैं तो एक बहुत ही सिंसियर टाइप का, केवल घर स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, वापस आओ, रिवाइज करो, 45 मिनट खेलने जाओ कुछ, उसके अलावा मैंने कभी भी, पहली बार किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में मैंने कदम रखा जब मैं ट्रेनिंग में, मेरा पहला गवर्नमेंट ऑफिस का इंटरेक्शन आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो मैंने पूछा 3rd ईयर में अपने माता पिता से क्या करना चाहिए, तो जो पूर्वांचल के माता पिता, हमारे जनरेशन, हम जब छोटे थे वो हमारे जनरेशन के जो माता पिता थे, या बिहार के, तो बोलते अच्छा बेटा तुम पढ़ने में तेज हो तो हमें और, या अगर तुम आईएएस में आ जाओगे तो हमें और खुशी होगी। तो बस, तो हम लोग तो सिंसियर पे बच्चे हैं अपने पापा का। तो ऐसा मैंने ना किसी, उस समय तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा मेरे पास तो कोई ऐसा टाइम नहीं था कि मैंने कुछ किया। लेकिन एक बात बताइए, कब तो अब आईएएस के बाद अब नेता कहलाएंगे आप। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से भूचाल मचा हुआ है, खासकर राम मंदिर को लेकर, जिस तरीके से दिल्ली में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुए, बहुत सारे लेकर, लेकिन 2027 को लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग, खासकर आप लोग अभी गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी? मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि टाइम आ गया है, जेन जी है, जेन अल्फ़ा है, जेन बीटा भी आ जाएंगे थोड़े दिनों में। उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल डिस्कशन चेंज होना है। मैंने आंध्र प्रदेश, मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा, हम कुछ एरिया में हम उनसे बेटर होंगे,
कुछ एरिया में वो हमसे बेटर है। आपस में पॉजिटिव कंपटीशन ही करना ना, एक दूसरे से सीखना है, कोई किसी से आगे नहीं है, किसी में कुछ प्लस पॉइंट है, किसी में कुछ। तो जब मैं आंध्र प्रदेश में देखता था तो राजनीति डेवलपमेंट के मुद्दे पे होती थी। अब आप मेरे को बताइए, 2014 से पूरे देश का फोकस है यहाँ पर। अब ये रामनगर में मैंने घूमते घूमते देखा, प्रभु नारायण इंटरमीडिएट कॉलेज है, राधा किशोरी इंटरमीडिएट कॉलेज है। 2008 में आरटी एक्ट में ये बोला गया था कि भारत सरकार पैसे देगी, बट हर एक सेक्शन में 35 बच्चों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं होती है पढ़ाई। गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल, किसी भी स्कूल, मैंने वहाँ पे बच्चों से बात की तो बोलते हैं 125 बच्चे हैं एक क्लास में, एक सेक्शन में, एक सेक्शन में 125 बच्चे, 105 बच्चे, 100 बच्चे। हो सकती है क्या पढ़ाई, बताइए आप मेरे को। लेकिन एक बात बताइए, ये जब पढ़ाई की बात आप कर दी तो इतने सारे कॉन्वेंट स्कूल खुले हैं, सरकार इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? पढ़ाई का जो फीस है लगातार महंगा होता जा रहा है, और सबसे बड़ा ये सवाल है कि अभिभावक को अंदर लोग जाने नहीं देते हैं प्राइवेट स्कूलों में कि हमारा बच्चा 35 छात्रों के बीच में पढ़ रहा है कि 125 के छात्र में पढ़ रहा है। ऐसे में कैसे पता चल पाएगा? सबसे बड़ा कि जबकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है हर लोगों का, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। पहले उसको इन सारे वार्तालापों को सेंटर स्टेज में लाएं। किसी भी सब्जेक्ट को सेंटर स्टेज के डिस्कशन पे लाने में सबसे बड़ा जो बात किसी को अगर एक रोल प्ले करना होता है वो है पॉलिटिकल डिस्कोर्स। गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं पॉलिटिकल, मुझे तो उत्तर प्रदेश का अभी जो सरकार है उसका ऐसा लगता है कि हम छोटे में ये बोला था कि एक ऐसे याद कर लो, कार कि कार है, कार के 4 पहिए होते हैं, एक बोनट होता है, एक डिक्की होती है, 4 लोग बैठते हैं, 2 आगे 2 पीछे। और कोई भी ऐसे आ जाए तो बोलो कि एक और ऐसे है, क्या है, प्लेन। हाँ तो प्लेन को मैंने देखा, कार में बैठ के देखा, कार के 4। हर एक इशू को घुमा फिरा के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ले आना। लॉ एंड ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन है, ज़रूरी है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा तभी समाज और डेवलपमेंट होगा। बट क्या वही अपने में अंत है? क्या वो अपने में अंत है? तो मैं तो देखता हूँ कोई भी चीज़ हो, आप मेरे को उसका बताओ। आयुष्मान भारत, एक ही देश है ना, बाकी स्टेट है। उस दिन मैं वो तुलसीपुर साइड में वहाँ पर मैं गया था, लोगों से बात कर रहा था। उन लोगों से धीरे धीरे मैं पूछा, मैंने कहा आपके पास आयुष्मान कार्ड है? कहते नहीं है। दूसरे पूछा आपके पास कार्ड है? बोला नहीं है। धीरे धीरे मेरे को समझ में आया कि केवल 35% लोगों के पास ही बनारस में आयुष्मान भारत कार्ड है। अच्छा, आंध्र प्रदेश देश का ही भाग है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की पर कैपिटा इनकम शायद पूर्वांचल के पर कैपिटा इनकम से 3 टाइम्स ज़्यादा होगी, 300 गुना ज़्यादा, 300% ज़्यादा होगी। वहाँ पे 95% लोगों के पास आयुष्मान भारत कार्ड है। एक ही भारत एक जगह 35% और एक जगह 95%। तो मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों भाई? एक ही स्कीम, एक जगह 35% और एक जगह 95%। तो बोले अरे वहाँ की राज्य सरकार ने टॉप अप कर दिया था। तो आप भी टॉप अप कर दो ना। आपके पास तो इनसे, आपको टॉप अप करने के लिए कैबिनेट में जाना है, आपको बोलना है आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में भी है 95%। 95। तो आपको केवल जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनको छोड़ के आपको सबको नहीं देना चाहिए क्या आयुष्मान भारत कार्ड? फिर मैं और आगे चला, एक हॉस्पिटल में घुसा, देखा मैं हॉस्पिटल में देखा तो एक आश्चर्य कि एक ही ऑपरेशन के लिए, एक ही प्रोसीजर के लिए गवर्नमेंट से 2 टाइप के लोगों को स्पॉन्सर किया जा रहा है। एक है गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेरे जैसे, उनको बोलते हैं CGHS एम्प्लॉय, और एक और जो बाकी पेशेंट्स हैं गरीब, जो कि आयुष्मान भारत में है। उसी ऑपरेशन के लिए, उसी रूम के लिए मेरे लिए 100 रुपये दे रही है गवर्नमेंट, वो गरीब के लिए 70 रुपये दे रही। क्यों भाई? मेरी लाइफ, मैं एक रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, मेरी लाइफ एक 40 साल के गरीब जो कि इस देश को अगर अपना, 35 साल का गरीब जो अपने 35-40 साल देने वाला है, कम वैल्यूबल है क्या उसकी लाइफ? तो ये चीज़ बाकी जगह देखो नहीं है डिफरेंस, उत्तर प्रदेश में क्यों भाई? तो कहीं ना कहीं
हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन चीज़ों को लॉ एंड ऑर्डर, रिलीजन, कास्टिज़म, इससे छुपाया जा रहा है। ठीक नहीं है वो, ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से प्रवीण प्रकाश जी बहुत सारी बात बताए हैं और सीधे तौर पर इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि जिस तरीके से देश एक ही है लेकिन प्रदेशों में जिस तरीके से सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे आम ये बात है कि ये IAS 1994 के रह चुके हैं, आंध्र प्रदेश में पूरा अपना सेवा देने के बाद BRS ले चुके हैं और बनारस में अब अपनी राजनीति को धार देना शुरू कर दिए हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में जुट गए हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।